गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स और अभी मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा में कार्यरत हूं। और आज हम लोग जो ई लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं उसका टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। और सबसे पहले बात करेंगे कि डाइवर्जेंस होता क्या है। डाइवर्जेंस का मीनिंग होता है कि अगर किसी सदिश क्षेत्र में या वेक्टर फील्ड में आपके पास कोई वॉल्यूम एलिमेंट है, आयतन अल्पांश है, तो उस आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाला जो बंद पृष्ठ है उससे निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स जो है वो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये वॉल्यूम एलिमेंट आपको दिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट जो किसी ना किसी वॉल्यूम को कंटेन करे। ठीक है, तो ये वॉल्यूम एलिमेंट है या आयतन अल्पांश है। इस आयतन अल्पांश को क्या किया है, किस सरफेस ने बाउंड किया है वो देखना है। तो इसको इस सरफेस ने, इसने, सामने वाले ने, पीछे वाले ने, सब सरफेस ने क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है इस वॉल्यूम एलिमेंट को। एलिमेंट मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा जैसे यूँ कहें कि कोई तरबूज है। ठीक है, कोई बहुत बड़े तरबूज में से एक छोटा सा हिस्सा जो मतलब तरबूज के शेप का ही है, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा उसमें से कहीं से निकाल लिया, तो वो क्या है, उसके पूरे एलिमेंट, उसके पूरे वॉल्यूम का, जो तरबूज का जो पूरा आयतन है, उस आयतन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम कहेंगे वॉल्यूम एलिमेंट। और उस पर स्टडी करके हम पूरे तरबूज के बारे में कुछ बात कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, वेक्टर फील्ड के अंदर कोई हमने वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे हम क्या है, सदिश क्षेत्र के बारे में बहुत सी बातें या जो परिकल्पनाएं हैं या जो भी चीज़ें हैं वो निकाल के रख सकते हैं। तो ये सदिश क्षेत्र में वॉल्यूम एलिमेंट मतलब वेक्टर फील्ड के अंदर जो पूरा वेक्टर फील्ड है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा हमने निकाल के लिया है। तो इस वॉल्यूम एलिमेंट को कौन बाउंड कर रहा है, इसकी सरफेस। तो इन सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस कहलाएगा। तो फ्लक्स होता है ए वेक्टर डॉट डी एस, सदिश क्षेत्र का अदिश गुणनफल विद द सरफेस, जिससे कि वो निकलता है, वेक्टर निकलता है। क्योंकि सदिश क्षेत्र को हमेशा क्या है, रेखाओं से निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी सरफेस जब हम लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस सरफेस से निकलने वाली बल रेखाएं कितनी है। तो ए वेक्टर डॉट डी एस, एक तरीके से ये जो संख्या है वो सदिश क्षेत्र की क्या है, तीव्रता को प्रदर्शित करती है। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर क्लोज्ड सरफेस, बंद पथ के लिए ए वेक्टर डॉट डी एस, और ये फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा तो ये क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये एक हम ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर कोई पॉइंट P हमें शो किया गया है और ये P पॉइंट जो है वो U1, U2, U3 निर्देशांकों पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसके अंदर जैसे H1 DU1 ये है DL1 लाइन एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ U1, और U2 की डायरेक्शन में जो लाइन एलिमेंट है वो है DL2 जिसका मान है H2 DU2, और L3 के डायरेक्शन में जो लाइन एलिमेंट है उसका मान है H3 DU3। ओके, तो इस ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब लांबिक वक्र रेखी निर्देशांक तंत्र, इसको मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ओके, तो इसके अंदर अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है या सदिश क्षेत्र में ये वॉल्यूम एलिमेंट स्थित है, तो उस सदिश क्षेत्र का मान क्या होगा, उस सदिश क्षेत्र का मान होगा ए वेक्टर इज इक्वल टू E1 केप A1, E2 केप A2, E3 केप A3, जहाँ पे E1, E2, E3 क्या है, एकांक सदिश है। जो अपने ये निर्देशांक रेखाएं खींचते हैं ना अपने U1, U2, U3, इन पे खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, जैसे निर्देशांक अक्ष होती है तो उन दिशाओं में क्या है, एकांक सदिश होते हैं E1, E2, E3। अब हम बात करते हैं
ये हमारे पास वेक्टर आ गया, हमारे पास डाइवर्जेंस का फॉर्मूला आ गया और सेंटर में हमने एक पॉइंट P ले लिया है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि आयतन अल्पांश के पृष्ठ ABCD से जिसका क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्र है इससे, इसका क्षेत्रफल दिया गया है क्योंकि इसकी दिशा क्या है, U1 है और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर निकाला था वॉल्यूम एलिमेंट एंड सरफेस एलिमेंट। तो U1 डायरेक्शन में एरिया होता है H2 H3 DU2 DU3 ये। ठीक है, ये एरिया होता है। तो यहाँ पे एरिया है H2 H3 DU2 DU3। इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स जो कि बिंदु P जो है इससे कितनी दूरी पे है, H1 DU1/2। क्योंकि ना इसमें क्या है, U1 पे लाइन एलिमेंट है DL1। ठीक है, तो P पॉइंट क्या है, बिल्कुल मिड में है। तो यहाँ से जो P पॉइंट बिल्कुल मिड में है, यहाँ से जो U पॉइंट है उसकी जो दूरी है, ये सेंटर में मानो आप बॉक्स के, P पॉइंट जो है वो बॉक्स के सेंटर में है। वहाँ से आधा नीचे उतरा, आधा इधर गया। तो ये U1 जो है H1 DU1 लाइन एलिमेंट जो है ये पूरी U1 पे पूरा तो H1 DU1 है और मिड में क्या है, H1 DU1/2। तो इससे निर्गत फ्लक्स क्या होगा, बिंदु P से दूरी पर है और इससे निर्गत फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स ये होता है A/ds, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी इनटू एरिया। तो वेक्टर क्वांटिटी है A1 और एरिया है H2 H3 DU2 DU3। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो क्या है, इस सरफेस के लिए है। तो इस बिंदु P से जो भी पीछे से भी कुछ फ्लक्स आ रहा होगा ना, बिंदु P से भी कुछ फ्लक्स आ रहा होगा, वो फ्लक्स क्या है, दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा होगा। ठीक है, जो पीछे से आ रहा है, एक तो इस सरफेस पे तो सिंपली A1 H2 H3 DU2 DU3, और पीछे से जो इस सरफेस से आ रहा होगा, वो सरफेस से आने वाला फ्लक्स जो है वो दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा होगा। तो del phi बाई del L1 दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो लाइन एलिमेंट क्या है, L1 है ना यहाँ पे, तो वो लाइन एलिमेंट क्या हो गया, H1 DU1। ओके, ठीक है, क्योंकि ये DL1 क्या है, H1 DU1, और फाई क्या है, A1 H2 H3 DU2 DU3। ठीक है, ये तो क्या है, दूरी के साथ फ्लक्स में परिवर्तन। और कितनी दूरी पर देखना है, अब P से लेके यहाँ तक इनके बीच की दूरी क्या है, H1 DU1/2। तो इसको गुणा कर देंगे H1 DU1/2, क्योंकि ये तो क्या है, एकांक दूरी पर फ्लक्स का मान हो गया ना, फ्लक्स में परिवर्तन की दर या एकांक दूरी पर फ्लक्स का मान हो गया। इसको गुणा करेंगे H1 DU1/2 से, तो नेट फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, बिंदु P से निर्गत होने वाला। तो इस तरीके से इस सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा उसका मान है phi1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, H1 जो है वो H1 से कैंसिल हो जाएगा और U1 U2 U3 परस्पर स्वतंत्र है। ओके, तो ये यहाँ पे बाहर आ जाएंगे, इसको अंदर रखने से कोई मतलब नहीं है, DU2 और DU3 को बाहर निकाल लो, H1 से H1 कैंसिल हो गया। तो ये तो सिर्फ इस सरफेस के लिए था। ठीक है, अब इसके पीछे इसको बिल्कुल इसके पैरेलल ये सरफेस है, तो इसका एरिया भी वही है, H2 H3 DU2 DU3, बस इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ये इधर है। ठीक है, तो अभी हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हम तो क्या करने वाले हैं, सिर्फ एरिया इंटू फ्लक्स करने वाले हैं। लेकिन अभी जैसे बिंदु P से निर्गत फ्लक्स देखेंगे ना, बिंदु P क्या है, इससे थोड़ा आगे है, ये परत जो है वो क्या है, बिंदु P से पीछे है। तो दूरी के साथ फ्लक्स के मान में जैसे पीछे की साइड जाएंगे जो परिवर्तन आएगा, तो उसके लिए ऋणात्मक साइन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, बिल्कुल सेम, और बट माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि ये बिंदु P तो इसमें क्या है, आगे है, और ये परत जो है वो पीछे है, नेगेटिव साइड में है ये। ओके, और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दूरी के साथ परिवर्तन की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई ना, इसलिए। ठीक है, तो ये दोनों परत जो है, इन दोनों परत के लिए हमने फ्लक्स का मान निकाल लिया। अब क्या होता है, नेट फ्लक्स अगर हम देखेंगे दोनों परतों के लिए एक साथ, तो फिर ये, क्योंकि यही तो जो पीछे से आएगा वही तो आगे वाली परत में जाएगा। ठीक है, नेट फ्लक्स देखेंगे तो phi1 माइनस phi1 डैश, क्योंकि एक परत से आने वाला फ्लक्स और दूसरी परत से जाने वाला फ्लक्स जो है, जैसे जो
मतलब अंदर प्रवेश करेगा वो ऋणात्मक और जो बाहर निकलेगा वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे में से घटा देंगे। तो अंदर प्रवेश करने वाला तो फाई वन डैश है क्योंकि इधर पीछे से आएगा, और बाहर निकलने वाला फाई है, फाई वन है, तो फाई वन में से फाई वन डैश घटाएंगे तो ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये बचेंगी। और ये दोनों में इसमें माइनस साइन है तो ये जुड़ जाएंगी घटाने से, और जब जुड़ेंगी तो ये 1/2 यहाँ से हट जाएगा और सेम यहाँ पे बाकी एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि आधा आधा मिलकर एक हो गया। डेल बाई डेल U1 A1 H2H3 DU1 DU2 DU3। ओके, उसके बाद में ये तो हो गया इन पैरेलल सरफेस के लिए। अब हम कुछ और सरफेस लेंगे। तो अब नेक्स्ट सरफेस के लिए अगर हम देखेंगे तो इसी प्रकार से ABEF और साथ में OCDG, तो इन परतों के लिए भी बिल्कुल सिमिलर, बस सरफेस जो है इसका एरिया अलग अलग है दोनों में। जैसे ये नीचे वाली है ना ये, और ये ऊपर वाली, इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो इनमें क्या है एरिया, जैसे इसकी डायरेक्शन U2 है तो U2 डायरेक्शन के अंदर एरिया हो जाएगा, जैसे एरिया होगा इसके अंदर H1 H3 और DU1 DU3। ओके, तो इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स जिसे हम सिमिलैरिटी से लिख लेंगे, जैसे इसका क्या एक्सप्रेशन आया है ये, जैसे इसका एरिया जो था H2 H3 था फाई वन का, इसको फाई वन नाम दे दिया, इसको फाई टू नाम दिया है। इसका एरिया हो जाएगा जैसे 2 है तो इसमें 3 1 हो गया, और वेक्टर फील्ड क्या हो गया A2 और बाकी सिमिलर। ओके, इस तरह से सिमिलैरिटी से हमें लिखना है। इसी तरीके से जैसे ये FADG OEBC, FADG OEBC FADG ये वाला है ना, ये वाला, तो इसकी डायरेक्शन क्या है U3 डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी का मान क्या हो जाएगा A3, और A3 को आपको बाकी दो पैरामीटर से गुणा करना पड़ेगा H1 और H2 से, DU1 DU2, ये इसका सरफेस का एरिया होगा। ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने बाकी मतलब जो 6 सरफेस थी उन 6 सरफेस के लिए जस्ट जो दो पैरेलल इस हिसाब से नेट फ्लक्स के 3 समीकरण हमने प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस अल्पांश आयतन से निर्गत फ्लक्स, क्योंकि नेट फ्लक्स हमें देखना है, ये तो अलग अलग सरफेस के लिए निकाला हमने, तो कुल फ्लक्स का मान निकालेंगे तो इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो तीनों इक्वेशंस को हमने जोड़ दिया है, 4 5 और 6 को। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या है DU1 DU2 DU3 है। देखो वॉल्यूम एलिमेंट जो था हमने पढ़ा था H1 H2 H3 DU1 DU2 और DU3, ये होता है वॉल्यूम एलिमेंट। हमारे पास DU1 DU2 DU3 तो है, इसके साथ अगर इसका गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा DV। तो हमने क्या किया है यहाँ पे इसको DV बना दिया है, और इधर जो है प्रारंभ में 1/H1 H2 H3 से भाग दे दिया, क्योंकि अगर ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे इसको भाग दे के कंपनसेट करना पड़ेगा ना, इसलिए। और हमारी डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ डाइवर्जेंस इज टेंस टू 0, डी वॉल्यूम एलिमेंट 0 1/dv इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस A वेक्टर डॉट ds। तो यहाँ पे हमारे पास A वेक्टर डॉट ds है ही सही, उसका मान ये है, और इसके अंत में क्या है, इसके अंत में है dv, है ना। तो हमें क्या करना है 1/dv करना है, तो dv से dv कैंसिल हो जाएगा, है ना। ठीक है, और चाहो तो आप, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसके गुणा में क्या है dv, इस dv को इसके बट्टे में ले आओ, एक ही बात है। तो इसके बट्टे में लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला फॉर्म बन जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू 1/H1 H2 H3 और डेल ओवर डेल U1, फिर है A1 H2 H3, इसमें है A2 H1 H3, इसमें है A3 H1 H3, और कोरस्पॉन्डिंग डेल U2 डेल U3। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ A वेक्टर आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ A वेक्टर एंड डेल डॉट A वेक्टर, इनमें क्या संबंध होता है। तो जैसे हम वेक्टर कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर डेल ऑपरेटर तो हमारा ये होता है, जैसे हमने ग्रेडियंट के अंदर भी इसको
यूज़ किया था। E1 कैप ओवर H1 डेल बाई डेल U1, E2 कैप ओवर H2 डेल बाई डेल U2, E3 कैप ओवर H3 डेल बाई डेल U3। ओके, उसके बाद अगर इस डेल ऑपरेटर में हमने कोई स्केलर फाई इंट्रोड्यूस कराया तो फाई सब में एंटर हो जाएगा, क्योंकि फाई कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं कि वो E1 के साथ या E2 के साथ जाएगा, वो सिंपली क्या है सब के साथ इसमें लेफ़्ट साइड से राइट साइड से एंटर हो जाएगा। अब देखते हैं कि जैसे ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में U1, U2 और U3 जो होते हैं वो परस्पर स्वतंत्र राशियाँ होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं। U1 का U2 के रिस्पेक्ट में, U1 का U3 के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या है, ज़ीरो होता है। तो जैसे हमने इस डेल ऑपरेटर के राइट हैंड साइड से U1 को इंट्रोड्यूस कराया, तो अगर U1 को इंट्रोड्यूस कराओगे तो यहाँ पे U1 बाई U2, यहाँ पे U1 बाई U3 ये क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, और ये क्या हो जाएगा 1। तो ये डेल U1 किसके बराबर आएगा, E1 कैप ओवर H1 के। तो यहाँ से E1 कैप किसके बराबर आएगा, H1 डेल U1। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सिमिलर प्रोसेस यूज़ करते हुए ये जो डेल संकारक है इसमें राइट हैंड साइड से U2 को इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो U2 कराने से ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, फिर यहाँ पे E2H2 बनेगा, तो E2 कैप बराबर H2 डेल U2। इसी तरीके से E3H3 डेल U3। हम जानते हैं कि E1, E2, E3 ये क्या है, एकांक सदिश है, और ये तीनों परस्पर क्या है, लंबवत होते हैं इस तरीके से, है ना। ये E1 कैप, ये E2, ये E3। तो जैसे इनमें क्या होता है, क्रॉस ऑर्डर चलता है, तो E1 इज इक्वल टू क्या होता है, E2 क्रॉस E3। इसी तरीके से E2 होता है E3 क्रॉस E1, E3 होता है 1 इंटू 2, इस तरीके से। तो E1 हो गया 2 इंटू 3, तो 2 और 3 का क्रॉस कर लो, तो H2H3 डेल U2 डेल U3। इसी तरीके से E2 2 हो गया, 2 का मतलब ऑर्डर से चलना पड़ेगा, पहले 3 फिर 1। इसी तरीके से 3 का मतलब पहले 1 फिर 2, इस तरीके से लाइन से चलते हैं। ओके, तो ये E1, E2, E3 हमारे पास आ गए। अब हम जानते हैं कि ए वेक्टर जो है उसको अगर हम कंपोनेंट में लिखेंगे तो डायरेक्शन और उस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो E1 केप A1, E2 केप A2, E3 केप A3। अब डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले E1 कैप A1 जो है उसको थोड़ा अलग से सॉल्व करते हैं, डाइवर्जेंस ये, क्योंकि हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर एंड डेल ऑफ ए वेक्टर का रिलेशन क्या है। तो डेल ऑफ ए वेक्टर में पहले ये कंपोनेंट सॉल्व कर लेते हैं, फिर सिमिलरिटी से ये दोनों निकाल लेंगे। तो E1 कैप A1, तो E1 का मान है ये H2H3 और डेल U2 क्रॉस डेल U3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक सर्वसम्यिका का यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल लेंगे कि जैसे कोई स्केलर और कोई वेक्टर है, तो स्केलर का एक बार फिर वेक्टर का एक बार, स्केलर तो सिंपली और वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या है, एक तो है हम लोग A1H2H3 और दूसरा है ये, तो फाई को तो A1H2H3 मानो और दूसरे को मानो B, ठीक है। तो इसको, इस एक्सप्रेशन को इसके जैसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी सेम है ना, इसके जैसा लिख सकते हैं, तो इसके जैसा लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार तो इसके साथ डेल और एक बार इसके साथ डेल डॉट में, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे ये चीज़ जो है इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि इसका मान क्या होता है। तो इसका मान देखो, इसका मान भी काम में लेने के लिए एक सर्वसम्यिका का फिर से हम यूज़ करेंगे। अगर दो राशियाँ, वेक्टर राशियाँ क्रॉस में होती हैं तो आप उनको इस तरीके से ओपन कर सकते हो, डी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस सी माइनस सी वेक्टर डेल क्रॉस डी, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास आप यूँ मानिए, सी वेक्टर तो है ये डेल U2 और डी वेक्टर है डेल U3। अब इनका यूज़ करेंगे और इनको इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इस फॉर्मूले में हम जब पुट करेंगे तो डेल U3, जैसे डी वेक्टर बाहर आया तो डेल U3, फिर डेल क्रॉस सी वेक्टर मतलब डेल U2, इधर डी वेक्टर मतलब डेल U3, लेकिन डेल क्रॉस डेल जो होता है वो ज़ीरो होता है, तो इस पूरे का मान जो है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यानी कि यहाँ पे सेकंड टर्म में जो हमारे पास आ रहा था ना डेल डॉट E1 केप A1 में, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। तो इस डेल डॉट E1 केप A1 में सिर्फ एक ही टर्म बचती है, डेल A1H2H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3, ठीक है। अब इस मान को हम लोग क्या करेंगे, 11A में रखेंगे, 11A जिसमें E1 कैप का मान है, इसमें है डेल U3
ड्यू टू क्रॉस डेल U3, इसका मान यहाँ से रख लेंगे। इसका मान आ जाएगा डेल डॉट E1 केप A1। चाहो तो आप उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ से ये मान जो है इसका मान निकालो E1 केप बटे H2H3, तो यहाँ रख दो E1 केप बटे H2H3 और ये हो गया डेल A1H2H3। ओके, यानी कि उस इक्वेशन से आप ये ले आओ डेल U2 क्रॉस डेल U3। ओके, फिर उसका मान यहाँ पे रख दो, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो इसमें ये आ रहा है डेल डॉट समथिंग, तो डेल ऑपरेटर हमें पता ही है E1 केप ओवर H1 डेल U1, E2 केप ओवर H2 डेल U2, E3 केप ओवर H3 डेल U3। तो सब में लेफ्ट राइट साइड से ये इंट्रोड्यूस करवा दिया। ओके, इसका मतलब तो यही होता है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो E1 केप H2H3 डॉट ये है, तो ये पूरा लिख दिया। अब E1 केप है बाहर, तो क्या होता है, हम जानते हैं वेक्टर का, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में E1 E1 1 होगा और E1 E2 E1 E3 ये परस्पर क्या है, ऑर्थोगोनल होने से ज़ीरो हो जाएंगे, सिर्फ एक टर्म बचेगा। तो कौन सा बचेगा, फर्स्ट वाला, तो H1 H2 H3 और डेल बाई डेल U1 A1 H2 H3। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डेल डॉट E1 केप A1 का मान आ गया 1 ओवर H1 H2 H3 डेल बाई डेल U1 A1 H2 H3। फिर हम इसी तरीके से एक का मान आने से सिमिलैरिटी से E2 केप A2 का मान निकालेंगे। तो ये नीचे तो 1 ओवर H1 H2 H3 सेम रहेगा, इधर डेल U2 और E2 केप डायरेक्शन में मतलब A2 वेक्टर क्वांटिटी A2 आ गया, और A2 के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 और 1 2 आ गया ना, क्योंकि E2 डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी है A2, तो A2 और H3 H1, और E3 में क्या लिखेंगे, 3 और H1 H2। सिमिलैरिटी से लिखना है अपने को। तीनों मान आ जाने के बाद हमें डेल डॉट ए के अंदर ये तीनों मान जो है वो पुट कर देने हैं। ये तीनों मान हमारे पास है ही सही, 1 ओवर H1 H2 H3 सब में है, इसको कॉमन लेके बाहर लिखो, तो ये मान हमारे पास डेल डॉट ए वेक्टर का आ जाता है। तो हम डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर एंड डेल डॉट ए वेक्टर की वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं तो वो बिल्कुल सिमिलर आती है। ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर एंड डेल ऑफ ए वेक्टर जो है वो एक ही बात है, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल स्क्वायर फाई निकालेंगे। डेल ऑफ फाई तो हमें पता है कि फाई को आप डेल ऑपरेटर में इंट्रोड्यूस करा दो। यहाँ पे A1 डेल फाई बराबर ए वेक्टर माना है, ए वेक्टर एक क्वांटिटी मानी है, तो डेल फाई बराबर ए वेक्टर माना है, तो A1 कंपोनेंट क्या हो गया, जैसे डेल फाई ए वेक्टर है तो ए वेक्टर क्या होता है, E1 केप A1 प्लस E2 केप A2 प्लस E3 केप और A3। तो E1 केप तो ये रहा, और A1 का मतलब तो बाकी बचा हुआ ही होगा ना, तो वो 1 ओवर H1 डेल फाई बाई डेल U1, 1 ओवर H2 डेल फाई बाई डेल U2, 1 ओवर H3 डेल फाई बाई डेल U3, ये आ गया। ठीक है, तो डेल टू फाई का क्या मतलब हो गया, ये डेल फाई तो ए वेक्टर है, तो डेल डॉट ए वेक्टर वही हुआ, तो डेल डॉट ए यानी कि डेल ऑपरेटर लगाने के पास तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, ये हमारे पास डेल डॉट ए वेक्टर आ गया। तो ए वेक्टर सदिश के घटकों के रूप में मान लिखने पर ये A1 A2 और A3 जो है ना, इनके मान ये रख दो डेल डॉट ए ऑपरेटर में, A1 A2 A3 के मान रख दो, और हमारे पास जो भी है वो यहाँ पे डेल टू फाई का मान आ जाएगा। ओके, जैसे A1 रखोगे 1 ओवर H1 तो 1 ओवर H1, फिर डेल फाई बाई डेल U1, साथ में H2 H3 था वो इधर है ही, फिर डेल फाई बाई डेल U1, इस तरीके से तीनों में रख दो। वो डेल टू फाई ऑपरेटर जो है, डेल टू फाई जो है वो हमारे पास आ गया। अभी ना ये हम सब ये सारे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बाद में हम इनका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। डेल डॉट ए उसका जो भी एक्सप्रेशन आया था, डाइवर्जेंस ऑफ ए उसका जो भी एक्सप्रेशन आया था, वो सब हम डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं। अभी डेल टू फाई का जो एक्सप्रेशन आया था उसको भी डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसलिए हम सबका डेरिवेशन और सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें है क्या। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं, और इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना बच्चों। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।